नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी कमल बाजिया प्रयास करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज अपन आरटेट 2011 में साइंस मैथ्स में लेवल सेकंड का पेपर सोल्व करेंगे, जिसका आज का अपना पहला क्वेश्चन घातांक और करनी से रिलेटेड है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है अपना, घातों 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कोष्टक होल पावर 2 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 की होल पावर 2 और होल पावर 2 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये ऑप्शन से आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनको आप कई विशेष तरीकों से लिख सकते हो। जनरली मैं चर्चा कर लेता हूँ कैसे लिख सकते हो। आपको एक बात का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये है a की पावर m की होल पावर n है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू n इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता a की पावर m की होल पावर n, ये कभी भी नहीं होता इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट बात, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी पड़ती है, यदि ऐसा है a की पावर m की पावर n, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि a की पावर m है, इस m की एक बार क्या पावर है, n है, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, a की पावर m इंटू n के। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। चलो मैं बात करता हूँ इन दो के करस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और जैसे ही इसका सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है, अगर बेस में 2 ही रखना चाहते हो तो पावर से 16 आता है क्या, जरा चेक करते हैं। ठीक है, अगर बेस में 2 रखना चाहते हो तो पावर से 16 आ जाता है क्या, पहला ऑप्शन चेक करता हूं मैं। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4, और फिर 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 16 तो हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, कुछ ऐसे से है कि नहीं है ये। ठीक है, देखिएगा ये 2 की पावर 2 से वैल्यू क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। इस 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या होगा, इस 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार, इसका मतलब 2 की पावर कितना है, 16, राइट है, जो कि पहले ऑप्शन में भी पड़ा है आपके पास में और थर्ड ऑप्शन में भी पड़ा है। 4 की पावर 4 हो सकता है क्या, देखो 4 की पावर 4 हो सकता है क्या, 4 की पावर 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज़ सोचोगे, अगर ये कोष्टक में होता तो बात अलग होती। ठीक है, लेकिन ये कोष्टक में नहीं है, और कोष्टक में नहीं है तो इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड से आप ये कह सकते हो कि इसमें 2 की पावर 16 दोनों में है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऑप्शन को मद्देनजर रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर कितनी है, 2 की होल पावर कितनी दे रखी है, 2 की पावर 2। एक तो मैं मेरे तरीके से इसको सोल्व कर लेता हूँ, 2 तरीके होते हैं इसके, क्या आंसर होगा ऑप्शन से डिपेंड करेगा। ठीक है, 2 की पावर 2 और देखो 2 की पावर कितनी है, 2, इसका मान कितना आएगा, 4। ठीक है, कौन से नियम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। किसी ऑप्शन में पड़ा है क्या 2 की पावर 8, ठीक है, देखो 2 की पावर 8 इसमें पड़ा है। ओके, ये 4 की पावर 4 भी हो सकता है क्या, ज़रा मैं चेक करता हूँ 4 की पावर 4 हो सकता है क्या। इधर देखिएगा, ये 2 की पावर 2 है, इसका मान तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4, तो इसका मतलब ये 4 की पावर 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कि 16 की पावर 2 होगा या 8 की पावर 2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन को फिर अलग से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा अपन को, और इसको जैसे ही अपन चेक करेंगे तो ज़रा चर्चा कर लेता हूँ मैं इसके बारे में कि 8 की पावर 2 सही है या 16 की पावर 2 सही है। ठीक है, तो इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। तो इधर देखना आप, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस 2 की पावर 2 के बाहर पावर कितनी लगा रखी है, 2। अंदर से मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4,
की होल पावर कितनी है 2। इट मीन्स इसको 2 की पावर कितनी लिख सकते हो 8 लिख सकते हो। कितनी लिख सकते हो 2 की पावर 8 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 की पावर 8 है क्या 8 की पावर 2 है। किसकी पावर 2 है 8 की पावर 2 है। तो मैं चेक करता हूं 8 की पावर 2 हो सकता है क्या, और 2 की पावर 8 तो कहीं नहीं है। तो जरा चेक करते हैं, इधर देखना। मुझे एक बात बताओ, यहां से फिर आप इधर बाईपास निकलोगे तो क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16, और 16 की पावर 2। तो इसका मतलब ये किसी ऑप्शन में पड़ा है क्या, बिल्कुल पड़ा है, फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा है। तो ये देखो ये यहां से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसको 8 की पावर 2 नहीं लिख सकते। 8 का आपका यहाँ इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि आप जनरली अपने कंसेप्ट बना लेते हो, पावर 2 को तो सेपरेट रख लेते हो, और इन तीनों से आप एक कंसेप्ट बना लेते हो कि ये कहीं 8 बन सकते हैं क्या, ये 8 कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ये घातांक और करनी का पावर को एडजस्टमेंट करने का क्वेश्चन होता है, और ये मोस्टली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरटेट 2012 में भी पूछा गया है, ये रिट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप पे सीरियसली ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 3/7 प्राप्त होती है। ठीक है, इसको आप एक तो बाई ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बाई ऑप्शन आप कैसे कर सकते हो मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं कि प्राप्त नई भिन्न 3/7 है आपके पास में, कितनी है 3/7 है। ठीक है, अपन एक बात करते हैं कि एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है। देखो हर से 2 कम हर ऑप्शन में है कि नहीं है अंश। ठीक है, सभी ऑप्शनों में 2 कम है, इसके अंश में से 2 घटा दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 3/7 हो जाती है। तो ऑप्शन में से 2 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ अंश में से, तो ये कितनी हो जाएगी 5/9, जो कि ये नहीं है, कितनी होनी चाहिए 3/7 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अंश में से 2 घटाऊंगा तो देखो 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं 5 में से फिर 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाओगे तो 3/कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक चर्चा करनी है यहाँ से कि एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। ठीक है, हर भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाता है तो 3/7 प्राप्त होना चाहिए। बताओ कौन से ऑप्शन से 3/7 प्राप्त हो रहा है, थर्ड ऑप्शन से 3/7 प्राप्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक से कैसे करना चाहोगे आप, बाई ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, बेसिक इसका ये है कि इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और इक्वेशन बनेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, तो मैंने मान ली वह भिन्न आपकी क्या है अक्स माइनस 2 बट्टे कितना अक्स। अंश हर से कितना कम है 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटा लिया जाए तो अक्स माइनस 2, और फिर इसमें से 2 घटा लिया जाए तो देखो अंश में से 2 मैंने जैसे ही घटाया, हर तो नीचे अक्स है तो कितना प्राप्त होना चाहिए 3/7। ठीक है, और यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है, और अक्स की वैल्यू जैसे ही आप यहां से निकालोगे तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा होगा थर्ड आएगा। ठीक है, इसको एज इट इज चेक कर सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इसके 2 टाइप बताए मैंने, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अक्स माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अक्स माइनस 4 को 7 से गुणा करना और अक्स को 3 से गुणा करना, और अक्स की वैल्यू निकाल लेना। अक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी भिन्न आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। जरा मैं चेक करके बता देता हूं आपको। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दैट इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं कि अक्स माइनस 4 है तो उसको 7 से गुणा करूंगा तो 7x माइनस 7 चौके 28 बराबर कितना अक्स 3x। 7x में से 3x घटाऊंगा कितना 4x इज इक्वल्स टू कितना 28, और अक्स का मान कितना आया भाई 7। अक्स का मान 7 आया, इसका मतलब हर तो कितना आ गया 7, ये रहा देखो हर तो कितना आ गया आपके पास में, डिनोमिनेटर कितना आया 7 आया। ठीक है, तो अंश कितना आएगा उस भिन्न का, अंश 2 कम होगा, तो अंश 2 कम होगा तो अक्स माइनस 2 बराबर कितना होगा 5, तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी 5/7 हो जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ी है थर्ड ऑप्शन में पड़ी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से किसी से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवर्ती ब्याज 4,347 रुपये होता है, तो वह समय कितना है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम पीरियड अगर आपको पूछा जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जिसकी मैं मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप जरा चेक कीजिएगा कि मूलधन आपका कितना है, 30,000 रुपये, कितना है 30,000 रुपये, और ब्याज की दर कितनी है 7%, और समय आपको दिया नहीं है, और चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 4,347 रुपये दिया है, ठीक है। और वो समय निकालना है, या तो 2 वर्ष में आएगा, या 2.5 वर्ष में, या 1.5 वर्ष में, या 3 वर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मूलधन को ऊपर ही ऊपर लिख लेता हूं, कितने रुपए हैं 30,000 रुपये, कितने हैं 30,000 रुपये मूलधन है, ठीक है। अब मुझे एक काम करना है कि अगर मैं 1 साल की कैलकुलेशन करूं, ठीक है, और 1 साल की कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास में ब्याज कितना आएगा, ठीक है। तो मैं ब्याज की चर्चा करता हूं 1 साल के लिए। 7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब ये 7/100 से गुणा करना है आपको, 7/100 से 30,000 को। देखो 30,000 अपने आप में क्या है, मूलधन है, और 7/100 क्या है, दर है। मूलधन को दर से गुणा करते हैं तो ब्याज आता है। ब्याज का सूत्र यही होता है, मूलधन इंटू दर। लेकिन वो दर कैसी है, वार्षिक है। दर कैसी है, वार्षिक। तो कितने वर्ष का ब्याज आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो समय 1 मान के चलते हैं अपन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और फिर 2 0 आ जाएंगे तो 2100 रुपये हो गया। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज आपका 2100 रुपये है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम ही होते हैं। अगर समय में 2100 रुपये चक्रवर्ती ब्याज बोलता ना तो आप कहते समय कितना है, 1 वर्ष है, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, 2 साल के लिए कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। और 2 साल के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो 7/100 से गुणा करूंगा 30,000 को। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि मूलधन पे लगने वाले ब्याज हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ये प्रिंसिपल है आपका, मूलधन है, ठीक है। और मूलधन पे लगने वाले ब्याज हमेशा समान ही होते हैं, उनको साधारण ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो बताओ यहां से वैल्यू भी कितनी आएगी, 2100 आएगी। दूसरे साल भी ब्याज 2100 आएगा। लेकिन बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, किसकी चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI की चल रही है। तो बताओ दूसरे साल एक ब्याज के ब्याज और काउंट होगा, और ब्याज के ब्याज काउंट होगा, वो कितना होगा 7 बट्टे कितना कर दूं 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 147 आएगा, ठीक है। ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना 2100 और 2100 4200 और 4347, जो कि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल CI, ये टोटल क्या होता है, अपने आप में CI होता है। क्या होता है बंधु, CI होता है। ये कितना आया 2100 और 2100 और 147, 4300 कितना आ गया 47 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन ये कितने टाइम पीरियड का आया, ये 2 वर्ष का आया। कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का आया, ठीक है। और 2 वर्ष का आया तो आप कह सकते हो कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। आप कहते कि सर ये 4347 से कुछ कम होता, मान लो 3800 कुछ होता या 3700 कुछ होता, तो आप ये चीज अंदाजा लगाओ यहाँ से, 2100 से तो सेटिस्फाई होता नहीं 3800 या 3600 या 3500, 2100 से ज्यादा और 4347 से कम। इसका मतलब 1 वर्ष से ज्यादा और 2 वर्ष से कम वाला कोई टाइम पीरियड होता, उसको आप राइट कर देते, जैसे 1.5 वर्ष वगैरह वगैरह है, ठीक है। और इसके साथ में आपको ये पूछेगी, यहां अगर सेटिस्फाई नहीं होता 4347 से और ज्यादा ब्याज होता, तो आप कहते कि 2 साल वाला भी सही नहीं है, 1.5 वर्ष वाला भी सही है, 2 से ज्यादा 2.5 भी हो सकते हैं और 3 वर्ष भी हो सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन कितने वर्ष के लिए करते, 3 वर्ष के लिए करते, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें ये ध्यान रखना, जो 2100 2 बार लिखा है ना, ये चीज क्या होती है, हमेशा साधारण ब्याज होती है। कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एडिशनल चीज क्या आ जाती है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है, जिसमें 2 वर्ष सही आंसर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में किसी लड़के को गणित में 40 में से 30, हिंदी में 50 में से 35 और अंग्रेजी में 60 में से 55 इस प्रकार से अंक मिले, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है। उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत आपको प्राप्तांक का निकालना है, तो प्रतिशत के लिए आप ये कहेंगे कि इसके प्राप्तांक कितने हैं वो बताइएगा, कुल प्राप्तांक, और उसमें किसका भाग दीजिएगा, पूर्णांक का भाग दीजिएगा, ठीक है। और इंटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। बताओ टोटल इसके प्राप्तांक कितने हैं। तो प्राप्तांकों की अगर मैं बात करूं तो प्राप्तांक इसके कितने हैं, 30 और 35 कितना हो गया, इसके पास में 65 हो गया, और 65 और 55 ऐड करोगे, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। और 120 जैसे ही होगा बताओ पूर्णांक कितना है। पूर्णांक आप कहोगे सर 40 और 40 में कितना ऐड करेंगे अपन, 40 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 50, 90, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, 150 पूर्णांक है, ठीक है। इनटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 का भाग 3 बार और 5 का भाग कितनी बार 20 बार, 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार, 4 को 20 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 20 4 80, तो उसके कितने प्राप्तांक हैं 80% है, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये प्रतिशत का भी है, एक तरीके से इसमें ऐड वगैरह करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि किन्हीं दो संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन बराबर हैं, ठीक है, am और gm आपका बराबर हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन की बात की है, ठीक है। इस ज्योमेट्रिकल मीन का एक बात ध्यान रखना आप, इसको गुणोत्तर माध्य को कई बार ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, ज्यामितीय माध्य। कौन सा माध्य बंधु, ज्यामितीय माध्य, तो इसका भी ध्यान रखना आप वर्ड का, ठीक है। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर हैं, तो देखिएगा इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। एक आपको रूल ध्यान रखना होता है और वो रूल क्या होता है जिसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, gm इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm, ठीक है। समांतर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के, और गुणोत्तर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर होता है हरात्मक माध्य के, ठीक है। ये कौन सा माध्य होता है बताइएगा, समांतर माध्य। कौन सा माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। इसको कौन सा माध्य बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। और ये कौन सा माध्य होता है, हरात्मक माध्य होता है। कौन सा माध्य होता है, हरात्मक माध्य, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोनिकल मीन, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करता हूं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर दो पद हैं ए और बी तो इनके लिए समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूले क्या होते हैं उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूले की चर्चा करें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है तीनों माध्य में, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये लिख सकता हूं कि am is greater than equals to gm is greater than equals to hm को साथ में ले रहा हूं मैं, ठीक है। am का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बट्टे कितना 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है अंडररूट ab, ठीक है। और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। जनरली आप माध्य का यूज करते हो, स्टैटिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो कि इस माध्य का यूज कहाँ होता है, दूरियां वगैरह निकालने में, ठीक है। जैसे आप कई बार इस क्वेश्चन का यूज भी करते हो 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है, औसत चाल वगैरह निकालने में काम में लेते हो, ठीक है। जब क्या चीज नियत हो, समय नियत हो, जब दूरी नियत हो, ठीक है, इस प्रकार से जब चाल नियत हो तो अलग अलग कंसेप्ट बनते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है, या फिर 3 डाटा हो तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे बात चलिए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में एक चीज आप और ध्यान रखना कि यदि आपको कोई ऐसा कह दे कि यदि a इज इक्वल्स टू क्या है, b है, a इज इक्वल्स टू b है, तो आप कहेंगे कि am इज इक्वल्स टू gm इज इक्वल्स टू hm। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों क्या होते हैं, बराबर। यदि a बराबर क्या हो जाए, b हो जाए। कैसे हो जाए जरा मैं चेक कर लेता हूं, देखिएगा आप खुद देख लो इसको। अगर a बराबर b है तो आप क्या कहेंगे, इसका रूप क्या हो जाएगा, a प्लस b है, b को ही a लिख दूं, b को खुद को क्या लिख दूं, a लिख दूं, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a/2, 2a बट्टे कितना 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। a बराबर b है तो बताओ अंडररूट में a इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2ab, 2a इंटू a अपॉन में a प्लस a कितना a 2a। देखो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। बताओ
ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का रूट क्या होता है ए, और यहाँ पे भी क्या आया ए। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि यदि a बराबर b होगा तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों क्या रिजल्ट देंगे, इक्वलिटी का रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि दो संख्याओं a और b के लिए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, अगले ने खुद ने कहा है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो क्या सत्य होगा, a बराबर क्या होगा, b होगा। ठीक है, आप ऐसी चीजों को कैसे सोल्व कर पाओगे, अगर ये फैक्ट आपको याद नहीं है तो कैसे सोल्व कर पाओगे, आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। और आपको दिख रहा है कि बराबर कब हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, जब a प्लस बी बराबर अंडर बी हो तो बराबर हो सकते हैं क्या। देखो मैं एक ऑप्शन सोल्व करके बताता हूं आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बट्टे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर ए बी। आप एक चीज बताना मुझे, क्या कि सर a प्लस बी का मान अंडर ए बी लिख दूं तो a प्लस बी का मान दैट इंप्लाइज अंडर ए बी लिख दूं तो अंडर ए बी बट्टे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, अंडर ए बी। अंडर ए बी से अंडर ए बी कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ से एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो सकता है क्या कभी, ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जो कि क्या है, गलत है। एक कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन कैंसिल करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, ऑप्शन कैंसिल करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से a प्लस बी का मान ए बी रख देना आप, तो भी ये सही आंसर नहीं देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अंडर ए बी का मान क्या रख देना, ए प्लस बी का मान 1/2 अंडर ए बी रख देना आप। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन रखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वरना जो मैंने बात बताई है इसको आप ढंग से नोट कर लेना, याद रखना इसको आगे से इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम में भी ये काम में बहुत आते हैं कंसेप्ट। 4800 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। ठीक है, प्रत्येक 6 महीने से आपका हिसाब हो तो यहाँ पे आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है आपको। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मैं जरा चर्चा करता हूँ। 6 महीने से हिसाब करता है तो 10% वाली दर है, ये दर कितनी हो जाएगी, 5%। कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी प्रति 6 माही। ठीक है, प्रति 6 माही हो जाएगी। और 1.5 वर्ष का मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष का मतलब 3 6माही टाइम पीरियड हो जाएगा, 3 6माही टाइम पीरियड हो जाएगा। तो मुझे साथ साथ ये भी आप बता दीजिएगा कि ये 5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 बट्टे कितना, 100। 5 का भाग खुद में एक बार और 100 में कितनी बार, 20 बार। तो 1/20 तो दर यूज लेनी है और 3 6माही का ब्याज निकालना है, जिसका प्रिंसिपल कितना है, 4800 रुपये है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को मैं ऊपर ही ऊपर काउंट करूंगा हमेशा। ठीक है, 4800 रुपये। ठीक है, कितनी साल की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। ये लो साहब 3 साल की। ठीक है, मैं बात कर लेना चाहूँगा कि दर कितनी है, तो 1/ कितनी आएगी, 20। 0 से 0 कट जाएगा। 480 का आधा होता है 240। दूसरे साल भी ब्याज कितना आएगा, 240। तीसरे साल भी ब्याज कितना आएगा, 240। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है क्या, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल रहता है, जिद करोगे आप। लेकिन साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है कोई जरूरी नहीं है, अगर ब्याज की दर भी क्या है, समान है। ठीक है, ब्याज की दर की कंडीशन सब जगह सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज में भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है। मैं आपको कह दूं कि मैं ब्याज की ब्याज नहीं लगाऊंगा, तो मुझे 1 महीने 2 रुपये सैकड़े से ब्याज दे देना, अगले महीने 1.5 से दे देना, फिर अगले महीने रुपये सैकड़े से दे देना, फिर अगले महीने 3 रुपये सैकड़े से। इस प्रकार से मैं आपसे बातें करूं तो आप कहोगे सर आप ब्याज के ब्याज तो क्या पता लगाओ कि नहीं लगाओ, ये दर अलग अलग क्या है। दर अलग अलग होते हुए कौन सा ब्याज होगा, ये साधारण होगा, क्योंकि जब तक ब्याज के ब्याज नहीं लगता तब कंपाउंड का तो कंसेप्ट ही नहीं इंक्लूड होता। तो आप ये ध्यान रखना कि साधारण ब्याज समान तभी हो सकता है जब ब्याज की दर हर वर्ष क्या रहे, समान रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि ब्याज के ब्याज क्या लगेंगे। तो ब्याज के ब्याज से रिलेटेड बात करते हैं, तो बताओ
240 रुपए का 1/20 के हिसाब से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 240 का 1 वर्ष का ब्याज है, इस 240 का 1 वर्ष का कितना होगा 12 रुपए, और इस 240 का फिर 1 साल का ब्याज और चुकाना पड़ता है, वो कितना 12। अब मुझे पता है इन चीजों में आप कंफ्यूजन फील करते हो, अरे भाई इसको आप माइंडली, इसको क्वेश्चन को माइंड को टॉर्चर करते हुए मत सीखो, इसको कभी नहीं समझ में आती ये कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल वे में नॉर्मल रह के इस प्रश्न को समझो। पहले साल क्या देना पड़ेगा ब्याज, दूसरे साल मूलधन को यूज किया है तो ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल तूने उसकी किसी ब्याज की रकम को भी यूज किया है, वो कितनी है 240, उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। ये कौन सा ईयर है बताओ, थर्ड ईयर। मैं समझाता हूं थर्ड ईयर में कितने ब्याज लगते हैं, चर्चा करते हैं। देखो मूलधन को यूज किया कि नहीं किया, तीसरे साल किया, ब्याज देना पड़ेगा, वो कितना है 240। इस 240 को यूज किया कि नहीं किया, किया, 1 साल तो ब्याज देना पड़ेगा। इस 240 को तू 2 साल यूज कर ले रहा है, 1 साल का तो ये दे रहा है, 1 साल का ये और देना पड़ रहा है, और इस ब्याज के ब्याज को और यूज कर रहा है, तो इस 212 रुपए का और क्या लगेगा ब्याज, और 12 रुपए का कितना ब्याज लगेगा 1/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आपको पूछा है यहाँ पे CI, क्या पूछा है CI पूछा है, तो बताओ CI कितना होगा। 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 720 तो एक हो गया, 730, 740, 750, 750 और 6 जोड़ोगे 756, ठीक है। तो 756 तो एक हो गया आपके पास में, ठीक है। पॉइंट कितना हो गया 6, तो 756.6 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, जो कि क्या होगा राइट आंसर होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य, जिसका वास्तविक मूल्य ओरिजिनल उसकी प्राइस, ठीक है, रियल प्राइस इसकी 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेच देता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची, कितने रुपए में बेची ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइएगा, एक वस्तु की रियल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वस्तु की रियल वैल्यू की बात करता हूं, ठीक है। रियल वैल्यू वस्तु की कितनी है 100 रुपए, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, मार्क कर देता है इसको 10% बढ़ाकर, ठीक है। तो बताइएगा उस वस्तु पर उसने MRP कितनी शो की है, 10% बढ़ाओ, 10% इंक्रीज करो, 100 का कितनी अंकित कर दी 110 अंकित कर दी, ठीक है। और फिर उसने कमीशन कितना दे दिया, कमीशन इसने उस वस्तु पर वह 10 कमीशन नहीं है 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेच देता है, तो उसे वह कितने रुपए में बेची। तो मुझे बताओ कमीशन वगैरह जो लेगा वो अगला किस पे लेगा, MRP पे लेगा, क्योंकि कमीशन कोई भी लेने वाला आएगा उसको ये मतलब नहीं होता कि आपने कितने में खरीदी है, किससे खरीदी है, किस कंडीशन में खरीदी है। कमीशन वाला ये कहता है कि मैं MRP पे 10% लेऊंगा, ठीक है। MRP पे 10% लेगा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। कमीशन हमेशा घटता है, तो 10% इसमें से क्या कर लो, लेस कर लो, और 10% इसका 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% 11 होता है, और 11 घटाओगे आप तो सेलिंग प्राइस 110 माइनस 11 बराबर कितनी 99 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। तो कमीशन वगैरह होते हैं वो माइनस कर लिए जाते हैं, क्योंकि कमीशन किसको मिला है, आपको तो मिला नहीं है कमीशन, कमीशन तो जो मीडिएटर है वो ले गया, तो आपने 99 रुपए में बेची, ठीक है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेची 99 रुपीज में, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत बता रहा है आपको। यदि दो राशियां ABCD आपको दे रखी है, ठीक है, सॉरी, यदि राशियां ABCD समानुपाती हैं तो AD बराबर क्या होगा BC होगा। समानुपाती हैं तो हम चर्चा करते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो अपन कह सकते हैं कि AD बराबर क्या आएगा BC आएगा, जो कि क्या है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ABCD समानुपाती हैं, तो ये कह रहा है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो AC बराबर क्या होगा AD, AC बराबर क्या होगा, AC को मल्टीप्लाई कर रहा है और AD को भी क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि ये बात क्या है गलत है, ठीक है। और ये बात गलत है तो हमें गलत ही छांटना है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अनुपात समानुपात A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का क्या कंसेप्ट है भाई, ठीक है। A अनुपात B है, ठीक है, इसका इनवर्स रेशियो आपको लेना होता है,
तो इन्वर्स रेशियो लेना होता है तो इसको 1/a रेशियो 1/b लिख सकते हो, और किसी समान संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको ए बी से, दोनों पदों को, तो ए बी से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, बी रेशियो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, जीपी में है तो बताएगा बी स्क्वायर बराबर एसी होगा क्या। गुणोत्तर श्रेणी का क्या कंसेप्ट होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्या कंसेप्ट होता है कि गुणोत्तर श्रेणी में है 3 पद तो उनके क्रमागत पदों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है, सार्वय अनुपात सेम होता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि a/b इज इक्वल्स टू आएगा c/d, इसी को ही अपन गुणोत्तर a/b इज इक्वल्स टू आएगा b/c, b/ क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, देखो मैं चर्चा करूंगा क्यों आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना होता है कि पहले पद में दूसरे पद का भाग दे रहे हैं तो दूसरे पद में फिर तीसरे पद का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का क्या कंसेप्ट है, इधर देखना। जैसे मैं कहूं 10, 12, 14, ये एपी है आपकी, क्या है, समांतर श्रेणी है। तो 12 - 10 इज इक्वल टू 14 - 12। देखो क्रमागत पदों का अंतर, 12 दो जगह आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान है तो एपी है। और जीपी का क्या कंसेप्ट होता है, जीपी का कुछ इस तरीके से कंसेप्ट होता है कि 5 लिखा, 15 लिखा, 45। ठीक है, सार्वय अनुपात आर निकालना होता मुझे तो 15/5 करूंगा इज इक्वल्स टू आएगा 45/कितना, 15। समझ में आ रही होगी बात। 15/5 3 और 45/15 कितना, इसका मतलब 3। तो 15 × 15 बराबर आपके पास में आ गया 15 का स्क्वायर बराबर 5 × कितना, 45। तो 5 और 45 क्या है, प्रारंभिक और तृतीय पद, और 15 क्या है, मीडियम टर्म। ठीक है, तो आप एक बात जानते हो कि अगर जीपी में है तो मिड टर्म का स्क्वायर कर दो आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, AC आना ही चाहिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC किस में आता है, जीपी में आता है। किस में आता है, जीपी में, जब ABC क्रमागत पद हैं तो। ठीक है, लेकिन ऐसे कह दे कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में ना बोल के ऐसे कह दे ACB गुणोत्तर श्रेणी में है तो ऐसा होगा, गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। क्योंकि बीच वाले पद का स्क्वायर आता है, कैसे आता है वो आपके सामने पड़ा है, इससे आता है। ठीक है, तो बीच वाले पद का स्क्वायर प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, उनके बारे में क्या कंसेप्ट होता है, ABC, स्मॉल ABC त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, जैसे 2 भुजाएं ले लेता हूं A और B। ठीक है, तो A और B का योगफल हमेशा बड़ा होता है किससे, C से। ठीक है, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और A और B का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, बट A + B इज नॉट इक्वल्स टू किसके, C के। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही नहीं सकता, त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं अच्छे से कि ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट अपने आप में बड़ा ही लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक कंसेप्ट क्या है कि आप एक बात बताइएगा मुझे, 2 भुजाओं का योग के बराबर तीसरी भुजा होगी। ठीक है, तो वो ट्रायंगल बनेगा क्या, वो ट्रायंगल कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, कैसे नहीं बन पाएगा, ये मैंने भुजा ले ली एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं 5-5 सेंटीमीटर के 2 रेखाखंड खींच दूं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कभी नहीं मिलेंगे। ये कहाँ आके मिलेंगे, जब इस पॉइंट पर आएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका मतलब त्रिभुज बनने के लिए 2 भुजाओं का योगफल तीसरी के इक्वल नहीं, उस तीसरी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या इसको साथ ले सकता हूं, बिल्कुल, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर तो कभी होता ही नहीं है, छोटा होता नहीं। छोटा क्या होता है, छोटा कब होता है, छोटा तब होता है जब अगला क्या लेता है, अंतर। जब अगला क्या लेता है, अंतर। लेकिन आपने क्या लिया है, योग लिया है, और योग लिया है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा। योग लिया है तो हमेशा क्या कंसेप्ट आएगा, बड़ा का आएगा। ओके, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं।
एक फल विक्रेता 50% फल बेच दिए, शेष के 10% सड़ गए, तो अब बचे हुए फलों का प्रतिशत। ठीक है, एक फल विक्रेता के पास में टोटल कितने हैं, मान लो 100 फल हैं। कितने हैं, 100 फल हैं। ठीक है, इसने बेच दिए तो शेष कितने, तो 50% बेचे इसने, 50% को क्या कर दिया, बेच दिए, इसने बेचे। तो बताओ इसके पास में शेष फल कितने हैं, तो आप कहोगे शेष कितने हैं, 50 हैं। और शेष का, किसका, शेष का 10% सड़ गया। ठीक है, तो 10% सड़ा है। ठीक है, और 10% सड़ा है, तो बताओ अब उसके पास में बचे हुए फलों का कितना प्रतिशत है, बचे कितने फल हैं इसके पास में, इनका 10%, 50 का 10%, 5 निकाल दो तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और ये 45 कितना प्रतिशत है, किसका, टोटल का, तो इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। एज इट इज आपके पास में कितना परसेंट आना है, 45% ही वैल्यू आनी है। ये लो आपका 45% राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, फर्स्ट में पड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक आयताकार खेत के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 150 मीटर की दूरी पूरी होती है। खेत की लंबाई 440 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। ये आयताकार आपका एक फील्ड है। ठीक है, जिसकी लंबाई में मान लेता हूं अक्स और चौड़ाई में मान लेता हूं क्या है, वाई है। ठीक है, ये आयताकार एक खेत है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में, मतलब इसका परिमाप एक तरीके से देखें तो परिमाप इसका कितना दिया है, 150 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू कितना, 150। 2 का भाग 150 में लगाऊंगा तो कितना आएगा, 75। अक्स प्लस वाई, एक इसने लंबाई दी है या चौड़ाई, लंबाई आपको 40 दी है। ठीक है, इसका मतलब इस अक्स का मान 40 है और वाई का मान निकालना है, तो 40 प्लस अक्स वाई, और वाई का मान निकालना है तो 75 में से कितना घटा लो, 40। एज इट इज वैल्यू कितनी बचेगी, 35। तो वो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है। ठीक है, तो इस आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी होगी, 35 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ए अनुपात बी समानुपात अक्स अनुपात डी, तो अक्स का मान क्या होगा, बी अक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, AD, और बी अक्स इज इक्वल्स टू AD लिख सकते हो, तो अक्स बराबर हो जाएगा AD अपॉन क्या हो जाएगा, B। अक्स बराबर AD अपॉन B, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, फोर्थ ऑप्शन में पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि यह संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो 2 वर्षों बाद में सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो पहले साल इसने 10% सदस्यों की संख्या को क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, और अगले साल 10% इसने घटाया, तो ओवरऑल चेंजेस क्या आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, इसमें ओवरऑल इसमें चेंज आएगा। एक बार 10% बढ़ाया, मैं इनिशियल मान लेता हूं 100, इनिशियल कितनी मान लूं मैंने, 100। एक बार 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई, 110, और फिर 10% घटाया इसने, तो बताओ फिर कितनी हो गई। इसका 10% 11 होता है, और 11 घटाओगे तो कितना होगा, 99। इसका मतलब ओवरऑल चेंजेस क्या होगा, 1% की क्या आएगी, कमी आएगी। और 1% की कमी आएगी, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, तो मैं कहूंगा टोटल सदस्य संख्या कितनी थी, 2500, और 2500 का 1% कितना होता है, 25। तो ये भी बोल सकते हैं 25 की क्या आएगी, कमी आएगी। और 25 की कमी कौन से ऑप्शन में है, थर्ड में है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 25 सदस्यों की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये। जब राम को 11 रुपये मिले थे तब श्याम को कितने मिले थे, 15 रुपये मिले थे। ठीक है, तो मैं चर्चा कर लेता हूं राम और श्याम के रेशियो की। ठीक है, जब राम को 11 तो श्याम को कितना, 15, और टोटल आपको रकम कितनी बांटनी है, वो दे रखी है 13,260 रुपये। तो इनका योग कर लो आप, टोटल कर लो, और टोटल कितना आया बताओ, इनका टोटल 15 और 11 का योग कितना, अनुपातों का योग। इसको अक्स मानोगे तो 11 अक्स और इसको 15 अक्स लिख सकते हो। 11 अक्स और 15 अक्स का योग भी कितना होता है, 26 अक्स, और 26 अक्स को आप इक्वल करोगे किसके, 13,260 के इक्वल करोगे, तो चीज तो वो एक ही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक बात करते हैं कि 26 का भाग आपको किस में देना है, 13,260 में देना है। 26 को आपको 13,260 बनाना है, तो आप 13,260 में किसका भाग दे लिया करो,
26 का दे लिया करो, ठीक है। हाँ जी, 26 4 104 होता है, 26 5 130 होता है, ठीक है। 5 130 होता है तो इसका मतलब एक तो 5 बार गया, 132 में 2 बचा शेषफल और 2 से देखो भाग देने में गलती मत करना, क्योंकि भाग देने में गलती कर लोगे तो फिर पूरा किया धरा सब रह जाएगा, ठीक है। तो 13,260 है, ठीक है। 26 का भाग जैसे ही दोगे 13,260 में, ठीक है। 26 4 104, 26 5 130, रिमाइंडर कितना 2, आगे 26 उतार लिया, एक बार गया 26 और जब 0 ऊपर बचा हुआ है तो 510 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 510 बार भाग गया। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 510 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 510 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे राम का जो धन है वो अलग आ जाएगा और श्याम का धन वो अलग आ जाएगा, ठीक है। 510 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 को 0 से करोगे 0, 11 एकम 11, 11 और 5 55 और 1 56, 5610। राम को कितना मिला है? 5610, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है? सेकंड ऑप्शन में पड़ा है। तो श्याम को कितना मिलेगा? 7650। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा, चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए सत्य नहीं है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो इसका मतलब ये तो रूल ही है अपना SSS रूल, ठीक है। SSS रूल क्या कहता है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ये बात तो क्या है? सत्य है, राइट है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच बने हुए कोण के बराबर हो, ठीक है। दो भुजाएं, SAS रूल क्या कहता है आपका, ठीक है। SAS रूल यही कहता है कि दो भुजाएं और उनके बीच बना हुआ कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच बने हुए कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा, ASA रूल होता है, ठीक है। ASA रूल क्या कहता है? ASA रूल ये कहता है कि दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये बात सत्य नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये एक दूसरा ट्राइंगल है, इसके सिमिलर है, ठीक है। इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री ले लूँ मैं, ठीक है। ये लो 60-60 डिग्री ले लिए, इसके भी तीनों कोण 60-60 डिग्री ले लिए, ठीक है। त्रिभुजों के तीनों कोण 60-60 डिग्री हैं, ठीक है, दोनों के। लेकिन इसमें तो भुजा 5-5-5 मान लूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भुजा 7-7-7 है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अगर बराबर हैं तो समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम होंगे तो फिर समरूप तो होंगे ही होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें पॉसिबिलिटी होती है, कन्फर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु चतुर्भुज में आपका समचतुर्भुज भी आता है और वर्ग भी आता है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज है? समबाहु। उसमें आपका एक तो समचतुर्भुज आता है या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है वर्ग, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकिरण दूसरे विकिरण से दोगुना है, एक विकिरण दूसरे विकिरण से दोगुना है, इसका मतलब आप समझे क्या कहना चाह रहा है ये? समांतर चतुर्भुज में विकिरण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में तो विकिरण बराबर नहीं होते, लेकिन बात आती है फिर वर्ग की। वर्ग में विकिरण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज में फिर विकिरण बराबर नहीं होते, आयत में विकिरण बराबर होते हैं। तो जरा मैं एक चार्ट आपको समझा देता हूं। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा क्या होती है? बराबर, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके विकिरण आप देखते हो दोनों बराबर नहीं होते, एक को D1 देऊं तो एक को D2 देऊं। लेकिन इस समांतर चतुर्भुज के फिर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास में आयत, एक होता है आपके पास में वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज, ठीक है। आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके विकिरण बराबर होते हैं D1 D2 इसमें कुछ होता नहीं, ठीक है। और D1 D2 नहीं होता तो विकिरण बराबर होते हैं, ये भी D और ये भी D। वर्ग के भी विकिरण बराबर होते हैं, ठीक है।
वर्ग के विकिरण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, डी होती है दोनों। लेकिन समचतुर्भुज की फिर खास बात यही होती है कि इसके विकिरण बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज के विकिरण बराबर नहीं होते तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज और वर्ग दोनों समबाहु चतुर्भुज होते हैं। कैसे चतुर्भुज होते हैं, समबाहु चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ किसकी चर्चा हुई है, आप खुद बता दो मुझे, किसकी चर्चा हुई है, समचतुर्भुज की चर्चा हुई है। और समचतुर्भुज की चर्चा हुई है तो बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई भी होता है, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज में हाइट नहीं देता आपको, डायगोनल देता है, विकिरण देता है, ठीक है। तो बताओ समचतुर्भुज का एरिया दिया है आपको 144 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। एक विकिरण दूसरे विकिरण का दुगुना है, ठीक है। एक विकिरण दूसरे विकिरण का दुगुना है। अगर एक विकिरण की लंबाई में अक्स मान लूं, ठीक है, तो दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी माननी पड़ेगी आपको, 2x माननी पड़ेगी। तो एक को अक्स लिख दूं तो दूसरे को 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना 144, और अक्स बराबर 144 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और अक्स का मान आपके पास में कितना आया, 12 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस आता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। हाँ जी, अक्स का मान 12 आया तो बताओ एक विकिरण की लंबाई आपके पास में कितनी आ गई, 12, ठीक है। एक विकिरण की लंबाई 12 आ गई तो दूसरे विकिरण की लंबाई 12 दूनी कितनी आ गई, 24 आ गई, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, इसकी दोनों विकिरणों की लंबाई, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका, एक बात सोचो, वर्ग में बन सकता था क्या, वर्ग में बन सकता था, लेकिन ये बात यहाँ सत्य नहीं होती। वर्ग के लिए विकिरण एक दूसरे के दुगुने वगैरह कंसेप्ट नहीं होते, बराबर ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इनके बीच की दूरी 12 है और क्षेत्रफल 384 है, ठीक है। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसमें समांतर भुजाएं, इसको AB भुजा नाम दे दूं और इसको CD दे दूं, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड है दोनों, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ठीक है। और इसका एरिया 384 दे रखा है, ठीक है। एरिया 384 दे रखा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चर्चा कर लेता हूँ समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का अनुपात क्या है, AB और CD का अनुपात क्या है, 3:5, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैं आपको बेसिकली अक्स मान के बताऊंगा, क्योंकि रेशियो से आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का एरिया, समलंब चतुर्भुज का एरिया का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं में AB प्लस क्या बोलना पड़ेगा, CD इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ऊंचाई, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का एरिया है 384, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं में AB को मैं मान लेता हूँ 3x, तो CD को कितनी मानूंगा, 5x, क्योंकि तुम एरिया में एक चीज पढ़ के आते हो कि जब जब क्षेत्रफल दिया होता है तो यूनिट निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, लेकिन कंसेप्ट कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होते हैं ना 2 रेशियो, वहाँ स्क्वायर रूट लिया जाता है, या पर्टिकुलर किसी रेशियो का स्क्वायर कर रहा है, जैसे 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया है तो वहाँ स्क्वायर रूट होता है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको इसको अक्ष मान के बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसका थोड़ा अलग से कंसेप्ट है, बड़ा है, चैप्टर में अपन बात करेंगे उसकी, ठीक है। देखिएगा जरा चर्चा करता हूँ मैं, 3x प्लस कितना, 5x, ठीक है। 3x प्लस कितना, 5x इंटू h आपको दे रखी है कितनी है, 12 है। 2 का भाग 12 में कितनी बार, 6 बार। 6 का भाग इधर दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 6 का भाग दूंगा तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 8x, और 6 का भाग दूंगा तो खुद में एक बार है, 6 6 36, बचा कितना, 2, 6 चौकी 24, 64। अक्ष का मान ही कितना आ गया, 8 का भाग दोगे तो कितना आया, 8। अक्ष का मान 8 आ गया तो आपको पूछा क्या है, समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। और छोटी भुजा की लंबाई पूछी है तो छोटी भुजा बताओ 3x से आएगी या 5x से, 3x से। 3 इंटू कितना, 8, 8 3 कितना आ गया, 24, कितना आ गया,
24। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी 24, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में पड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, वो अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो इतने ही धन की इसी दर पर उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज 3 साल का 1200 रुपये है, ब्याज की दर 5% हर साल के लिए सेम है, तो साधारण ब्याज भी हर साल सेम रहेगा। प्रिंसिपल का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रिंसिपल के बारे में कोई पूछ नहीं रहा आपको। ये कह रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज मैं 400 रुपये मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ। पहले साल का 400, दूसरे वर्ष का 400 और तीसरे वर्ष का 400। अगर बात की जाए साधारण ब्याज की 3 वर्ष की, साधारण ब्याज की एसआई की, ठीक है, तो एसआई टोटल कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है ब्याज की दर की 5%। 5% को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 बट्टे कितना 100, एटलीस्ट इसको 1 बटा क्या लिख सकता हूँ 20। ब्याज की दर आपकी 1 बटा कितनी है 20। 20 रुपये का ब्याज 1 रुपये है, ठीक है, और ब्याज की दर 1 बटा 20 है, हर साल ये सेम थी, ठीक है। तो पहले साल ब्याज का, दूसरे साल ब्याज का ब्याज लगेगा, वो कितना होगा 1 बटा 20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 बटा 20 के अकॉर्डिंग 20 से काटोगे इसको तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब 400 को 1 बटा 20 या 400 का 20वां हिस्सा निकालना है आपको, ठीक है। कितना आएगा 20 रुपये। एक क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि ये 20 क्या चीज़ होती है और 2 बार 20 क्यों लिखे जाते हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। 2 बार 20 इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये ब्याजों के ब्याज हैं, ठीक है। कौन से वर्ष में, 3rd ईयर में, ठीक है। हाँ जी, 4th ईयर एक ब्याज के ब्याज लगेगा 1 बटा 20 के अकॉर्डिंग कितने रुपए 1 रुपये, ठीक है। तो अब बात की जाए CI की, किसकी बात की जाए CI की, तो टोटल हमारे पास में CI कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में आएगा 400, 800, 1200, 1260 और 1 61, तो 1261 रुपये आपके पास में क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये 2 बार 20 क्यों लिखा है एक बार फिर बता देना चाहूँगा आपको। एक सिंपल ही माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करके आपको एक चीज़ समझनी होती है कि फर्स्ट ईयर 400 रुपये ब्याज लगा, सेकेंड ईयर अगले ने आपके प्रिंसिपल को यूज किया, उसका तो ब्याज दे दिया कितना 400, और आपकी 400 को यूज किया, इसका ब्याज कितना दे दिया 20 रुपये। 3rd ईयर आपकी कितनी रकम को यूज करेगा अगला 20, 400, 400 और पी का कितना हुआ 400, 2 बार 400 का कितना हुआ 2 बार 20 और 1 20 का कितना हुआ 21। अब अगर 4th ईयर ब्याज की बात करें, ठीक है, 4th ईयर ब्याज की बात करें तो इस 400 का भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इन 20 का भी लगेगा और 1 का भी लगेगा और पी का भी लगेगा। ऐसे ही कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए हुए चित्र में 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और इस तिर्यक रेखा के साथ में बने हुए एकांतर कोण कौन से हैं, ठीक है। तो इस तिर्यक रेखा के साथ में बने हुए कोणों के बारे में चर्चा करें अपन, ठीक है। तो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण आप जानते हो कौन से होते हैं, 2 और 3 आपस में शीर्षाभिमुख हैं। कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं, 1 और 4 होते हैं, 5 और 8 होते हैं, 6 और 7 होते हैं। इन कोणों को तो हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है कि एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर कौन से होते हैं, जैसे 4 का एकांतर कोण कौन सा है 5, ठीक है। इसको कौन सा एकांतर बोला जाता है, अंतः एकांतर बोला जाता है, अंतः एकांतर बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में 3 का अंत एकांतर कौन सा है 6 है, ठीक है। और 2 का 7 क्या लगता है, बाह्य एकांतर लगता है, ठीक है। कौन सा कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है, ठीक है। और 1 का 8 भी बाह्य एकांतर कोण होता है, ठीक है। इसी के साथ में एक कोण और बनता है संगत कोण, ठीक है। संगत कोण के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं अपन, एकांतर कोण कौन सा है, ठीक है। तो एकांतर कोण ही पूछा है आपको, अंत और बाह्य को आपको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आप पैर देख लो, बाह्य एकांतर कौन से हो गए, ठीक है। बाह्य एकांतर में हो गया 2 और 7 और 1 हो गया पैर आपके पास में 1 और 8, ठीक है। 2 7 1 8 किसी ऑप्शन में पड़ा है क्या, तो वो राइट होगा, ठीक है। और अंत एकांतर का पैर कौन सा बताया था मैंने आपको, 3, 6 और इसी के साथ में 4, 5, ठीक है।
ये अंत एकांतर है। 3, 6 और 4, 5 किसी ऑप्शन में है क्या? 3, 6 और 4, 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अंत एकांतर नहीं बताना था। यहाँ पे कौन सा एकांतर बताना था? बाह्य एकांतर बताना था। ठीक है, तो ये दोनों ही एकांतरी कोण होते हैं, लेकिन अंत एकांतर और बाह्य एकांतर अगर अगला स्पेसिफाई करे अंत एकांतर लिखता तो यहाँ कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। इसके बाद में संगत कोण, एकांतर कोणों की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। उन संगत कोणों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। संगत कोण कौन सा होता है? तो संगत कोणों के बारे में कुछ ख्याल ऐसा है कि 2 के बराबर होता है कोण 3 और 3 के बराबर होता है 6। 2 के बराबर 3 होता है शीर्षाभिमुख से, 3 के बराबर 6 होता है अंत एकांतर से। तो 2 और 6 आपस में क्या कोण होते हैं? संगत कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण का भी एक बार क्वेश्चन आरटेट में पूछा गया है, तो इसका भी ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा? देखो बंधु, मैं आपके सामने कुछ चतुर्भुज बनाता हूं। सबसे पहले मैंने एक चतुर्भुज बनाया आपके पास में कि ये इस प्रकार का चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ये चतुर्भुज है मेरा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया। ये लो, ये भी चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, ये भी चतुर्भुज है अपना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एक चतुर्भुज कुछ ऐसा सा शेप का बना दिया। ठीक है, इस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहोगे? देखो, इस चतुर्भुज में एक कोण 80 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, एक कोण यहाँ जो थीटा है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। ठीक है, और 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये चतुर्भुज होगा वो अवतल चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? अवतल चतुर्भुज बोला जाता है इसको। ठीक है, अवतल चतुर्भुज। केवल एक ही कोण, सारे कोण होना जरूरी नहीं है। एक ही कोण 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज होगा? अवतल चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण, इसके प्रत्येक कोण की अगर बात की जाए, थीटा लेस देन 180 डिग्री है, प्रत्येक थीटा 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, इसका भी प्रत्येक कोण थीटा लेस देन 180 डिग्री है, तो इसको उत्तल चतुर्भुज बोला जाता है। कैसा चतुर्भुज बोला जाता है? उत्तल। आपने दर्पण पढ़े हैं, दर्पण के कंसेप्ट से याद कर सकते हो। आपने उत्तल दर्पण किसका नाम दिया है? ठीक है, जो उभरा भाग जिसका परावर्तन के रूप में काम में आता है, उसको कौन सा दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका इस प्रकार का फेस होता है, वो परावर्तन के रूप में काम में लिया जाता है, वो कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि उत्तल और अवतल चतुर्भुज कौन से होते हैं। तो जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा? 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, वह कैसा होगा? उत्तल चतुर्भुज होगा। ठीक है, जो उत्तल नहीं है वो अपने आप में क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बंधु? परिकेंद्र कहलाता है, जिसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। लेकिन मैं बता देता हूं आपको चर्चा क्या कर रहा है। अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, ये आपके पास में एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोई वृत्त बना देता हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार से अंदर कोई वृत्त बना दिया जिसका केंद्र ये मान लिया। ठीक है, और इस केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी समान होगी, जिसको अपन अंतःवृत्त की त्रिज्या r बोलते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बोल दी? r बोल दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं पर ऐसे बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिसको अपन अंतः केंद्र बोलते हैं। लेकिन ये अंतः केंद्र प्राप्त कैसे होता है? इन सेंटर प्राप्त कैसे होता है? अंतः केंद्र प्राप्त होता है त्रिभुज के कोणों के अर्धकों से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? कोणों के अर्धक। किसके? कोण के अर्धक। ठीक है, कोण के अर्धक से आपका अंतः केंद्र प्राप्त होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं लंब केंद्र की। ये लंब केंद्र क्या चीज होती है? ठीक है, लंब केंद्र क्या चीज होती है बंधु? जैसे ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। इसको कौन सा केंद्र कहते हैं अपन? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहता हूं आपको केंद्रक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर लूं? केंद्रक के बारे में आप सब जानते हो, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको केंद्रक बोलते हैं। गुरुत्वीय केंद्र भी इसका नाम होता है। कौन सा नाम होता है?
गुरुत्वीय केंद्र। ग्रेविटिकल सेंटर के नाम से ही इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा को कितने बराबर दो भागों में विभाजित करती है? दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद होती है उसको ग्रेविटिकल सेंटर, गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। गुरुत्वीय केंद्र पर माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है। किसमें विभाजित होती है? 2:1 में। ये गुरुत्वीय केंद्र हुआ, ये लंब केंद्र हुआ, और ये आपका कौन सा हुआ? इन सेंटर हुआ, अंत केंद्र। परिकेंद्र की बात करता हूं मैं, ठीक है। सरकम सेंटर परिकेंद्र क्या चीज होती है? परिकेंद्र की चर्चा कर लेते हैं। परिकेंद्र होता है त्रिभुज के परिगत वर्त का केंद्र, ठीक है। ये आपके पास में एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का कोई परिगत वर्त है, ठीक है। इस त्रिभुज का ये कौन सा वर्त है? परिगत वर्त है। और परिगत वर्त है तो इस परिकेंद्र से इसकी दूरियां क्या रहेगी? समान रहेगी, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं परिगत वर्त की त्रिज्या, ठीक है। कई बार अंतःवर्त की त्रिज्या और परिगत वर्त की त्रिज्या से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। तो परिगत वर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? ABC/4 डेल्टा, ठीक है। ABC/4 डेल्टा परिगत वर्त की त्रिज्या का सूत्र होता है। ABC क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं होती है, जैसे समथिंग A, B और C। डेल्टा त्रिभुज का क्या होता है? एरिया होता है। और इसी प्रकार से अगर अंतःवर्त की त्रिज्या का सूत्र आपसे पूछे तो अंतःवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डेल्टा/S, ठीक है। S क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। डेल्टा त्रिभुज का क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी, शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत या जो एरिया बनता है उसको अपन परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र आपका कौन से ऑप्शन में पड़ा है? थर्ड ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। तो ये आपको त्रिभुज के, देखो त्रिभुज के कई केंद्र होते हैं, ठीक है। अंत केंद्र होते हैं, लंब केंद्र होते हैं, परिकेंद्र होते हैं, केंद्रक होते हैं, और इसी के साथ में बहिष्केंद्र और होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के बहिष्केंद्र और होते हैं। अगर भुजाओं को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से जो बहिष्केंद्र बनते हैं उनके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चार केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। अंत केंद्र क्या होता है? अंतःवर्त का केंद्र। और परिकेंद्र क्या होता है? परिगत वर्त का केंद्र। अंत केंद्र भुजाओं को स्पर्श करता है तो अर्धक किसका होगा? कोणों का। और इसमें जो स्पर्श शीर्षों को करता है या कोणों को करता है तो अर्धक किसका होगा? भुजाओं का, ठीक है। अर्धक भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। यहां और यहां फर्क क्या है भाई? परिकेंद्र में जो परिकेंद्र बनता है उसकी रचना में हम भुजा का लंब अर्धक खींचते हैं, बराबर दो भागों में विभाजित करता है। लेकिन ये बराबर दो भागों में विभाजित करता है कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। लंब केंद्र और परिकेंद्र में जो इनकी उत्पत्ति होती है उसके आधार पर क्या डिफरेंस होता है, दोनों में ये चर्चा अपन ने करी है, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये आपके चार केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। त्रिज्या किससे संबंधित होती है? रेडियस किससे संबंधित होती है? देखो घनाभ से संबंधित क्या होती है? साइड होती है, ठीक है। इसके फेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फेस। एज होती है इसकी, ठीक है। घनाभ से संबंधित, ठीक है। इसके सरफेस होते हैं, साइड होती हैं, इनके कौन होते हैं, इनके जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। घनाभ से संबंधित इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। हाँ जी, घनमूल एक आपके पास में ऑपरेशन है। घनमूल क्या है? ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक इस प्रकार का। और त्रिभुज आप जानते हो कि एक त्रिभुज क्या है आपके पास में? त्रिभुज एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। त्रिभुज एक अपने आप में क्या है? संरचना है, ठीक है। स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। 2D फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैसा फेस होता है? 2D फेस होता है त्रिभुज एक अपने आप में, ठीक है। लेकिन वर्त से संबंधित त्रिभुज से संबंधित क्या होती है? त्रिभुज से संबंधित माध्यिकाएं होती है, ऊंचाइयां होती है, ठीक है। केंद्र होते हैं, इस प्रकार से कई चीजें होती है, ठीक है। लंब के अंदर होते हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या, बाह्यवर्त की त्रिज्या, त्रिभुज में ये चीजें मेंशन होती है, ठीक है। कौन होते हैं? लेकिन वर्त से संबंधित आपकी परिधि हो सकती है, त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। तो वर्त से संबंधित, ठीक है। त्रिज्या किससे संबंधित है? वर्त से संबंधित है, ओके। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका सेकंड आंसर क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है, 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो यही धनराशि 16 गुना होने में कितना समय लगे? देखो इसका कंसेप्ट तो अपन पढ़ेंगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब, लेकिन बात यहां पे ये आती है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का एक पैटर्न चलता है, कितने गुना हो जाती है, बीच में घात लिखी जाती है, और यहां पे RT दर या समय में से एक चीज मेंशन होती है। इसका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और दोनों से इक्वल बनाओ। जो चीजें आपको दे रखी है
उनको पुट करो और जो चीजें नहीं दे रखी उनको इक्वल करके वैल्यू रख दो, आंसर सेम टू सेम आएगा एज इट इज। लेकिन उस थ्योरी की कंसेप्ट की चर्चा अभी यहां पर नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट पैटर्न चलता है। ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज का, किसका? चक्रवर्ती का। साधारण का होता तो बीच में ब्याज लिखा जाता, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है। बताओ भाई कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। समय दिया है 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो फिर इसने कहा है कि वह धनराशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क पूछा है वर्ष तो आपको, और 16 गुना बताई है। आपको क्या करना पड़ता है? समान बेस बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? समान बेस। तो समान बेस यहाँ 2 की पावर 1 ले लूं और यहाँ 2 की पावर कितनी ले लूं? 4 ले लूं। देखो बेस समान का मेरा औचित्य क्या है? यहाँ पे 2 की घात है और यहाँ पे भी किसकी घात है? 2 की। तो 2 की घात कितनी लिख दूं? इधर 1 और इधर कितनी? 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन मार्क की आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क को किससे गुणा करोगे? 1 से। कोई मीनिंग नहीं है 1 से गुणा करने का। 4 इंटू कितना? 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 16 वर्ष में स्वयं की कितनी गुणी हो जाएगी? 16 गुणी हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में दुगुनी, तो 16 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी? 16 गुणी हो जाएगी। तो इस प्रकार से घात लिखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, 2 की घात 4 का मान 16 होता है, आपको पता है, क्योंकि 2 की घात 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये ट्रेंड चलता है। ये साधारण ब्याज में होती तो यहाँ घात की जगह क्या लिखा जाता? ब्याज लिखा जाता। दुगुना मतलब ब्याज कितना? 1, 16 गुना मतलब ब्याज कितना? 15। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न चलता है, इसका ट्रेंड चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार बाग नहीं है, या कोई सॉरी बाग है, तो के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। ठीक है, 7 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ये वर्ताकार आपके पास में कोई बाग है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 42 मीटर है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 42 मीटर, 42 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया है कि इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है। अंदर रास्ता बनाया है आपने। ठीक है, तो इसके अंदर रास्ता बनाया है, तो रास्ते की चौड़ाई आपने कितनी दी है? 7 मीटर। ठीक है, इस रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है आपके पास में। ठीक है, और ये आपके पास में एक रास्ता है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रास्ते का आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? रास्ते का एरिया। तो रास्ते का एरिया होता है, अपन एक बात जानते हैं, ये बाह्य वर्त है। ठीक है, ये कौन सा वर्त है? बाह्य वर्त है। ठीक है, वर्त ले लेते हैं इनको। ठीक है, और इस सेंटर से ये दूरी नापना चाहूं तो ये 42 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 42 दे रखी है। तो ये बाह्य वर्त का क्षेत्रफल, इसको कैपिटल आर मान लेता हूं और इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। इस बाह्य वर्त के क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल यदि मैं निकाल दूं, अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? बाहर ले लूं मैं, एक बार कॉमन ले लूं पाई को, आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? जो यहां पे 42 है वो ये 42 है। ठीक है, तो 42 का क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर दूं। ये लो 42 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू ढंग से 7 मत लिख देना। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू होगी, ये 42 में से आप 7 लेस कर लो तो ये कितनी बचेगी आपके पास में? 42 में से 7 लेस करोगे तो कितनी आएगी? 35। तो 35 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिएगा पाई का मान कितना होता है? 22/7। एक फॉर्मूला होता है, चूंकि आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, तो 22/7 इंटू बताइएगा मुझे 42 प्लस 35, 42 प्लस 35 एक बार लिख सकते हो 42 प्लस 35 और एक बार लिख सकते हो 42 माइनस कितना? 35। ठीक है, तो 42 प्लस आपने जो 35 किया है इससे क्या आंसर आया है, और 42 माइनस 35 से क्या आया है? तो 22 बट्टे कितना? 7। 42 प्लस 35, 5 और 2 7, कितना हुआ? 7। 4 और 3 कितना? 7, 77 आ गया। ठीक है, देखो इनटू 42 में से 35 घटाया कितना? 7। 7 से क्या कट गया? 7। ठीक है, 77 को आपको किससे गुणा करना है? 22 से गुणा करना है। ठीक है, और 77 को 22 से गुणा करना है, तो 22 7 154 होता है। 154 का कितना आया? 4। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 15। ठीक है, 15 जाएगा। ठीक है, 22 7 वापस 154, 154 और 10 कितना हुआ? 164, और 164 और 5 कितना हुआ?
69, ठीक है। तो 1694 किसी ऑप्शन में है क्या? फर्स्ट ऑप्शन में है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मीटर में दे रखी है आपको वैल्यूज, तो ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर 1694, ठीक है, जो कि क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, आयु संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक ट्रेंड बता देता हूं आपको। इसमें आयु संबंधित क्वेश्चनों में या तो बात करता है पहले की, बाद की और वर्तमान की, तीन ही कंसेप्ट आते हैं, चौथा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा, बात करते हैं यहां इस प्रकार के सिस्टम की। एक तो बोला है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, तो ये कब की बात बोली है बताओ मुझे? वर्तमान की। कब की है? वर्तमान की, ठीक है। और हमें कब की पूछ रहा है? बाद की। किसकी पूछ रहा है? बाद की। लेकिन कितने वर्ष बाद की? 6 वर्ष बाद की। कितने वर्ष बाद की? 6 वर्ष बाद की। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? फादर और सन की आयु का रेशियो कितना है? 7:3। मुझे एक बात करनी है आपसे, 7:3 है, इनका गुणनफल कितना? 7 और 3 का गुणनफल, इनका गुणा आया 7 3 कितना? 21। तुम्हें 21 नहीं चाहिए, कितना चाहिए गुणनफल? 756 चाहिए। तो बताओ 21 का भाग दूंगा एक तरीके से 756 में, ठीक है। तो देखो 756 में जैसे ही 21 का भाग दोगे, 21 3 कितना होता है? 63। घटाया तो कितना बचा? 1 2, 21 6 कितना होता है? 126, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका क्वोशिएंट भागफल प्राप्त होना है वो कितना आएगा? 36। इसका मतलब 36 से गुणा करो 21 को। किसको? 21 को। और 21 को जैसे ही आप 36 से गुणा करोगे, 36 से इधर गुणा मत कर देना, क्योंकि जब जब दो अनुपातों का क्या होता है? गुणा। इस प्रकार के कंसेप्ट पे ध्यान रखना होता है आपको। जब जब दो अनुपातों का गुणा होता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 36 का कितना आता है? 6 से गुणा करना है आपको, और 6 से गुणा करोगे तो बताओ 7 6 कितना? 42, और 6 3 कितना? 18 वर्ष, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु आ गई कि नहीं आ गई? सेपरेट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों लिया? क्योंकि 7 अक्ष और 3 अक्ष का जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, 7 3 21 अक्ष स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? इसीलिए मुझे इसका क्या लेना पड़ा है? स्क्वायर रूट लेना पड़ा है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 6 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है। तो बताओ 42 में मैं 6 जोड़ूंगा, 42 में 6 जोड़ूंगा तो फादर की आयु क्या आ जाएगी और सन की आयु क्या आ जाएगी? 42 और 6 कितना होता है? 48, और इसके पुत्र की आयु क्या आ जाएगी? ये बताइएगा। 18 और 6 कितना? 24, ठीक है। तो बताओ 24 और 48 को जैसे ही काटूंगा कितना आ जाएगा? 2:1 कितना? 1, ठीक है। जो कि राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है? आपका सेकंड ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिया है? बेसिक सा कंसेप्ट है इसका। पिता की 7 अक्ष मानो और पुत्र की 3 अक्ष मानो, प्रश्नानुसार गुणा करोगे तो 756 आएगा। और यहां आपको पता चल रहा है 21 अक्ष इंटू अक्ष स्क्वायर बराबर 756। 21 का भाग दोगे 36, लेकिन अक्ष स्क्वायर है, अक्ष चाहिए तो कितना आएगा? 6। इसीलिए मैंने इसका क्या किया है? यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 16 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? ठीक है। तो पहला मैंने ले लिया 4, दूसरा मैंने ले लिया 16, और तीसरा मैंने क्या ले लिया? अक्ष। ये अक्ष हमने क्या किया है? माना है, ठीक है। अब 3 अनुपात यदि समानुपात में है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये कई जगह तृतीय अनुपाती लिखा हुआ होता है। इसको अगर आप ऑथेंटिक वर्ड यूज करना चाहो तो ये ऐसे लिखा हुआ होता है, तृतीय समानुपाती। और तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन है। इसका मतलब सीधी बात है कि अगर 3 ही रेशियो समानुपात में है, तो मैंने बताया था मिनिमम समानुपात में लेने के लिए आपके पास में कितने घटक होने जरूरी हैं? 3 घटक होने जरूरी। आप कहोगे सर 2:1 और 2:1, ये समानुपात में नहीं है क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये समानुपात में है और 2 ही घटक थे, लेकिन ये दोनों समानुपात में नहीं है। इनको कौन से अनुपात बोलते हैं अपन? बराबर, इक्वल। बंधु इक्वल और आपका समान और बराबर शब्दों में फर्क होता है। समान आपके मात्रात्मक दृष्टि से बराबर, समान आपका कोई गुण होता है, कोई भाव होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं भारत, नई दिल्ली, बांग्लादेश, ढाका, ये क्या है? समानुपात है, ये समान है। ऐसा नहीं होता यहाँ मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल से ढाका निकल के आ जाता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है यहाँ पे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे
फालतू की चीज़ों से दिमाग खराब करने की बजाय आपको इतना ही बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको जो चीज़ अननोन दे रखी है उसका मान निकालना है तो मीडिएटर को आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मीडिएटर को कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि 4 का जो संबंध 16 से है वही संबंध 16 का किससे है? अक्स से है। तो बताइएगा 4 का जो संबंध 16 से है, 4 अनुपात कितना? 16, वही संबंध किसका? 16 का किससे है? अक्स से है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 4x बराबर 16 इंटू 16 और अक्स का मान निकालना है तो 16 इंटू 16 बट्टे कितना? 4, 4 का भाग फिर 4 बार गया, ठीक है। बताओ अक्स बराबर 16 चौक कितना होता है? 64, ठीक है। तो तृतीय समानुपाती इसका कितना आएगा? 64, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है? 4th ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल 154 और 616 वर्ग सेंटीमीटर है। चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी? वो रास्ते की चौड़ाई से संबंधित क्वेश्चन है इस प्रकार का, ठीक है। 2 एरिया है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये इनका केंद्र है, समकेंद्रीय है दोनों, ठीक है। दोनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। दोनों की रेडियस मान लेता हूं। पहले का एरिया आपको दिया है, एक का एरिया आपके पास में है 616 और दूसरे का इसका एरिया आपके पास में कितना है? 154, ठीक है। और ये आपके पास में, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल R और इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल r, ठीक है। आपको निकालनी है रास्ते की चौड़ाई। क्या निकालनी है? रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई या चक्राकार की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रास्ते की चौड़ाई का फॉर्मूला आप समझो, इससे पहले मैं आपको एक परिधियों का कंसेप्ट समझा देता हूं। इस वृत्त की परिधि कितनी होगी? इस वृत्त की परिधि होगी 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, जिसको मैं सरकमफेरेंस C1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। और इस वृत्त की अंदर वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई स्मॉल r, ठीक है, जिसको सरकमफेरेंस C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। रास्ते की चौड़ाई आपको इससे जल्दी इजी समझ में आएगी, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको जनरेट कर लेते हैं। बताइएगा C1 माइनस C2 बराबर कितना आएगा? 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r हो जाएगा। C1 माइनस C2 सरकमफेरेंस परिधि को बोला जाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइएगा यहाँ से यहाँ पे कि C1 2 पाई r में से C2 2 पाई स्मॉल r घटा लिया मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? C1 माइनस C2 बट्टे 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R में से स्मॉल r कह रहा है कि मैं मेरा हिस्सा हटाना चाहती हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी? रास्ते की चौड़ाई बन जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R में से स्मॉल r घटाते ही रास्ते की चौड़ाई बच जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो ये होती है रास्ते की चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं? रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? रास्ते की चौड़ाई बोली जाती है, ठीक है। और रास्ते की चौड़ाई निकालनी है तो आपको परिधियों में 2 पाई का भाग देना होता है, परिधियों के अंतर में, ठीक है। तो पहले वर्त की परिधि, पहले वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि मुझे 616 वाले वर्त की परिधि निकालनी है, तो इसका एरिया दे रखा आपको, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि पहले वर्त की परिधि पाई कैपिटल R है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इस वर्त की परिधि आपको दे रखी है, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 616 दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, आप एक चर्चा कीजिए, मैं बताऊं आपसे कि R स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 616 बट्टे पाई का मान कितना? नीचे 22 और इंटू ऊपर क्या कर दूं? 7। अब आप डिवाइड कर दो चाहे इसको, ठीक है। डिवाइड नहीं करोगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई का भी एक सिस्टम होता है, इनके डायरेक्ट कई सूत्र होते हैं, लेकिन मैं बेसिक से आपको सारा ही बता देता हूं, आपको R कैसे निकालनी है, ठीक है। देखो 22 का भाग आप दोगे, 22 दूना 44, 22 3 66, 616 है, इसका मतलब 3 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा। 22 दूनी 44, ये लो 22 आ गया, ठीक है। इसके बाद में बचा कितना? 44, 6 बचा और 50 हुआ और 17 बच गया, ठीक है। 17 और 17 बच गया आपके पास में, तो 17 के आगे कितना हुआ आपका? 6, ठीक है। तो 176 में 22 का 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 22 8 176 होता है। तो 8 बार भाग गया, 28 इंटू कितना आ गया आपके पास में? 7 आ गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं R बराबर
अंडर रूट में लेना पड़ेगा। 28 का 4 तो अलग से ले लूँ, 7 × 7 लिख दूँ, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, 2 × 7 बराबर कितना, 14, ठीक है। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या तो आपके पास में कितनी आ गई, 14 आ गई, कैपिटल आर, तो ठीक है। और कैपिटल आर आपके पास में 14 आ गई, तो बताओ स्मॉल आर कितनी आएगी आपके पास में। स्मॉल आर यदि मुझे निकालनी है तो छोटे वाले वर्त की आपको एरिया दे रखा है, छोटे वाले वर्त का एरिया दे रखा है पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना, 154, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टे कितना लेना पड़ेगा, पाई 22 और इंटू 7 कहाँ भेज दूं, ऊपर। 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 और आर का मान स्क्वायर रूट ऑफ 49 बराबर कितना, 7। मतलब छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास में, 7 आ गई। अब आपको रास्ते की चौड़ाई निकालनी है, तो बताओ रास्ते की चौड़ाई निकालनी है तो अब त्रिज्याएं पड़ी है आपके पास में, 14 - 7 बराबर कितनी बचेगी, 7। तो रास्ते की चौड़ाई डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, 7। तो आपके पास में जब भी दो वर्तों के क्षेत्रफल दे रखे हैं तो उन वर्तों परिधियां दे रखी है तो उसमें 2π का भाग दे दो। आपको कह देता कि ये दो वर्त की परिधि है तो इनका अंतर करते और 2π का भाग देते, क्या आती, रास्ते की चौड़ाई आती। लेकिन यदि आपको दो वर्तों के क्षेत्रफल दे दे तो उनकी रेडियस कैलकुलेट करो, और रेडियस का डिफरेंस ही क्या होता है, समकेंद्रीय होने चाहिए। रेडियस का डिफरेंस ही क्या होता है आपके पास में, रास्ते की चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको सीधा इस क्वेश्चन को करने के लिए इतनी ये राम कहानी नहीं लिखनी होती, आपको सीधा करना होता है पहले वर्त की त्रिज्या कितनी आई और दूसरे वर्त की त्रिज्या कितनी आई, दोनों का अंतर रास्ते की चौड़ाई कितना, 7 ऑप्शन आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो घनाकार टुकड़ों की कितने की आवश्यकता होगी, घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता या छोटी आकृतियों के कितनी पीस जरूरी होंगे आपको। तो छोटी आकृति निकालनी है तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का क्या दे दो, भाग दे दो, ठीक है। तो अगर आपको संख्या ही निकालनी है तो संख्या निकालनी है तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन। अगर आपको फर्श में टाइलें बिछानी है तो फर्श का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या आ जाएगी। और ये बात थी 2D में। 3D में अगर घनों की संख्या चाहिए तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का क्या दे दो, भाग। कांच की छोटी छोटी गोलियां बनानी है तो एक बड़े गोले के आयतन में एक छोटी गोली के आयतन का भाग दे दो, बनने वाली छोटी गोलियों की संख्या आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये सब में फॉर्मूला एक ही होता है, इसका रूप अलग अलग होता है सब जगह। बड़े घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो बड़े घन का आयतन भुजा क्यूब 15 की पावर कितनी, 3, 15 की पावर कितनी, 3 बट्टे एक छोटे घन की भुजा कितनी है, भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो 5 की पावर कितनी कर दो, 3 कर दो, ठीक है। 15 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 15 × 15 और बट्टे 5 × 5 × 5। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे सोल्व करने मत लग जाना कि सर 15 की क्यूब निकाल के और फिर 5 की पावर 3 125 का भाग, नहीं 5 × 5 × 5, 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 3 बार और 5 का भाग कितनी बार, 3 बार। तो वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 3 × 3 = 9 3 27। तो कितने घन चाहिए छोटे छोटे, 27 घन चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति होती है जिसका नाम क्या है, ठीक है। एक किताब को आप आयत बोलोगे क्या, या फिर इसको समांतर चतुर्भुज बोलोगे, या इसको घन बोलोगे, या घनाभ बोलोगे। देखो बंधु, मैं बताता हूं आपको, कुछ फेसेस होती है वो 2D में होती है और कुछ होती है 3D में, ठीक है। 2D सरफेस होती है, 2D फेस होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया में सारी चीजें होती है वो किस में होती है, 3D में। आपका कागज है, एक पेज है, एक पन्ना है, वो भी 3D में होता है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई बिल्कुल नगण्य होती है, इसीलिए उस जो 3D फेस होती है उसको 2D में बोल दिया जाता है कि ये एक आयत है, ठीक है। तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो 2D फेसेस होती है उनका अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन किताब की चर्चा की जाए, किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम क्या होगा। आपने देखिए ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बुक है। तो मुझे एक बात बताइएगा, इस बुक की लंबाई है, इसकी चौड़ाई है,
इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है। क्या ऊंचाई होती है? बिल्कुल कम होती है, और कम होती है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये किसका उदाहरण होती है? घनाभ का उदाहरण होती है। ये अपने आप में बुक अपने आप में क्या होती है? प्रिज्म होती है, ठीक है। और प्रिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? प्रिज्म का एग्जाम्पल होता है घन, घनाभ और बेलन, ये प्रिज्म के एग्जाम्पल होते हैं। तो बुक एक प्रिज्म होती है, और प्रिज्म क्या होती है? प्रिज्म 3D फेस होती है। कैसी होती है? 3D, जो समान आकार से ऊपर बढ़ती है, ठीक है। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? समान आकार से ऊपर बढ़ना ही इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये किताब अपने आप में क्या होती है? घनाभ होते हैं। सिंपली इन जो एग्जांपल्स होते हैं सब समझते हैं उनको। कांच की गोली एक क्या होती है? गोला होती है, ठीक है, जो वर्त का ही विस्तृत रूप होती है बंधु। वर्त का ही अपने आप में क्या होती है? विस्तृत। जैसे रेखा समतल बन जाती है, ठीक है, 3D में जाते ही, ठीक है, उसी प्रकार से वर्त जब 3D में जाता है तो क्या बन जाता है? गोला बन जाता है, ठीक है। और एक आयत जब 3D में जाता है तो बताओ क्या बनता है? आयत जैसे ही 3D में जाता है, आयत अपने आप में क्या बनता है? घनाभ बनता है। मतलब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई हो जाए, 3D का मतलब ये है, ओके। तो ये अपने आप में किसका उदाहरण है? घनाभ का उदाहरण है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC हो, हीरोन का सूत्र क्या होगा? और जिसमें S क्या होता है? अर्ध परिमाप। S क्या होता है? अपने आप में अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है? हीरोन का सूत्र √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C होता है। ये त्रिभुज का हीरोन का सूत्र नहीं होता है, ये भी त्रिभुज का एरिया का सूत्र ही होता है, ठीक है, लेकिन ये हीरोन का सूत्र नहीं होता। इसको जनरल सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलते हैं, जिसमें आधार इसको मान लो आप, और ऊंचाई इसी भुजा के संगत ऊंचाई ये मान लो, ठीक है। तो ये त्रिभुज का एरिया है, लेकिन यहाँ पे हीरोन का सूत्र राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये आरटेट 2011 में आए हुए 30 क्वेश्चनों का आपको विश्लेषण बताया, ठीक है। तो आगे भी नेक्स्ट वीडियो में अपन जुड़े रहेंगे जो रीट से संबंधित पेपर हुए हैं उनके बारे में, ओके। थैंक यू। 36 से इधर गुणा